बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मकबूल सियासी लीडर इमरान खान है और बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। एक वक्त ये था जब इस जमात को तांगा पार्टी का नाम दिया जाता था। ये कहा जाता था कि इसके पास कोई सीट नहीं है और इसके 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 तरह तरह के नाम इसको दिए जाते थे। और उस वक्त इलेक्शंस के अंदर दो बड़ी सियासी जमातों का राज हुआ करता था और साथ साथ उस वक्त इमरान खान के लिए अपनी एक नशिस्त जीतना भी बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर एक तीसरी सियासी कुव्वत उभरी और इस तीसरी सियासी कुव्वत ने अखलाकियात का नारा लगाया और नारा यह लगाया कि इससे पहले जो भी दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान में करती रही हैं, लेकिन अब जब सियासत होगी तो अखलाकियात की बुनियादों पर होगी और इनके मुकाबले में जो भी आए वो चोर, डाकू, लुटेरा कहलाया। इन सबको तरह तरह के नाम दिए गए और यकीनी तौर के ऊपर अवाम में भी इस चीज़ को पजीराई हासिल हुई और ये मामला इस हद तक आगे बढ़ा। खान साहब ने जो भी उसूल बनाए, एक वक्त ये भी आया और फिर इस मकाम तक पहुंचे कि उनके अपने उसूलों को भी खान साहब ने पीछे छोड़ दिया और उनका अपना कद इतना बड़ा हो गया कि तमाम उसूल जितने भी थे वो सब पस्ता कद नजर आना शुरू हो गए। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो एक मामला सामने आया तोशा खाने का, जिसमें घड़ी बेचने का वाकया हुआ और इस सारी सूरत हाल में जो जवाबात सामने आए या जो जवाब सामने आया उसमें खान साहब ने सबको हैरान कर दिया। वो बात जो ज़रबुल मिसल बन गई, यानी मेरी घड़ी और मेरी मर्जी, यानी तुम्हारे पूछे जाने वाले सारे सवाल गलत हैं। या अगर ये मान लिया जाए, इस चीज को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जनाब आप कोई नहीं होते सवाल पूछने वाले, मेरी मर्जी थी, जो मैंने किया मेरी चीज थी, बेच दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई नहीं है इसमें सवाल पूछने वाले। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जो पूछने के काबिल हैं, क्योंकि सवाल तो उठेंगे। खान साहब वो लीडर हैं जो वो ये समझते हैं कि उनका एक पॉपुलर वोट है, वो ये समझते हैं उनकी एक कॉल के ऊपर लोग सड़कों पर आएंगे, वो ये समझते हैं कि वो एक कॉल देंगे लोग उनके जलसों में आते हैं, वो ये समझते हैं कि उनका बयानिया, उनका नैरेटिव नौजवानों के अंदर, यूथ के अंदर, घरों में खवातीन के अंदर, पाकिस्तान, बैरून मुल्क पाकिस्तान, हर जगह मकबूल है। और अगर आज इंतखाबात करा जाए तो खान साहब पाकिस्तान के दोबारा से वजीर आजम बन सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो अखलाकी मीनार बनाया था खान साहब ने, अपनी इन बातों के बाद उन्होंने खुद ही गिरा दिया है। और वो लीडर जो कभी निज़ाम बदलने की बात करता है, जो रियासत मदीना की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, लेकिन जब अखलाकियात की बात आती है तो फिर अखलाकियात में वो अपने ही बनाए वो उसूलों को जो है वो उसका सर कलम कर देते हैं। सवाल तो यही सारे हैं कि घड़ी किसको बेची गई, क्यों बेची गई, कहां बेची गई, जवाब देना बनता भी है क्योंकि खान साहब एक मकबूल लीडर है, खान साहब आवाम में मकबूलियत रखते हैं। लेकिन जनाब वो ये कहते हैं कि मेरी घड़ी और मेरी मर्जी। और जनाब ये भी उन्होंने बता दिया साथ साथ बात करते हुए कि ये मामला कौन सा इतना अहम है, महंगाई का मामला है, उस पर बात की जानी चाहिए, इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं। सवाल यह है कि क्या घड़ी का मामला इतना अहम है मुल्क के अंदर, कौन सही है कौन गलत है। और आपसे कुछ देर पहले वजीर आजम के साथ वफाक वजीर खजाना की भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा। डॉलर के मामले में पूछे जाने वाले सवाल के ऊपर उन्होंने कहा डॉलर स्मगल हो रहा है, गंदम स्मगल हो रही है, जो यूरिया खाद है वो स्मगल हो रही है और हुकूमत कोशिश कर रही है, इसमें नोटिस लिया गया है। लग ऐसा रहा है कि स्मगलर जो है वो इस वक्त कामयाब है, बेहतरीन उनका काम चल रहा है और कोई पूछने वाला उनको नहीं है। सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी हैं तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी, एंकर पर्सन, तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ देर में मुझे सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी साहब अभी ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, ये मामला क्या ऐसा ही है, क्या इतना बुरा क्यों लग गया वैसे खान साहब को, और ये कह देना कि जनाब मेरी घड़ी मेरी मर्जी। ऐसे तो फिर एवन फील्ड के बारे में भी कह दिया जाना चाहिए कि जनाब मेरे अपार्टमेंट्स मेरी मर्जी। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कहना चाहिए मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी, मेरा सर महल मेरी मर्जी। तो ये क्या मर्जी चलेगी पाकिस्तान में इस तरीके से? शुक्रिया फरीद। देखिए मैं तो बहुत ही महदूद उसका जवाब नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता तोशा खाने का अल्टीमेट जो नतीजा आएगा उसको सामने रख के हम देखेंगे। अभी तो वो करप्शन के उन बहुत सारे केसेस में से एक केस है जो हमारी अशराफिया, सियासी अशराफिया के ऊपर कायम है। कुछ में सज़ाएं हुई हैं, कुछ में नहीं हुई हैं, लेकिन करप्शन का ग्राफ जो है हमारा ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। नैब 99 से यहाँ पाकिस्तान में बनी हुई है। करप्शन का ग्राफ कहीं तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नज़र नहीं आता कि कहीं नीचे गया, बल्कि ऊपर ही जाता नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में
जो कानून की हुक्मरानी का दावा है या इंसदाद करप्शन के खिलाफ मुहिम का दावा है, उसमें खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि इदारों में वो खौफ, लोगों में वो खौफ नहीं आया कि करप्शन की, अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक जनरल परसेप्शन बना, लोग नहीं उससे खौफजदा हुए बल्कि उसका हिस्सा बनते चले गए। नैब को क्योंकि सियासत अदा कर दिया गया शुरू से ही, लिहाजा उसकी क्रेडिबिलिटी भी उसी तरह ख़राब हो गई जिस तरह बहुत से इंसदाद करप्शन के महकमे थे, जिसमें एंटी करप्शन था, ये सारे महकमे, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर पाकिस्तान में कभी भी नहीं आया। यानी मेरा कानून मेरी मर्जी। हाँ, मेरा कानून मेरी मर्जी, आप जो भी जुमला कह लें। देखिए, ये जो तोशा खाना का मसला है, मेरे लिहाज से ये इखलाकी जो है वो क्वेश्चन है। कोई पैसे लेकर, कोई हुक्मरान पैसे लेके, पैसे देकर कोई चीज़ ले, या अदरवाइज भी इखलाकी तौर पे हुक्मरान को ये ज़ेब ही नहीं देता कि वो तोशा खाने से कोई चीज़ ले, चाहे कानून उसकी इजाज़त देता हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इखलाकियात की बुनियाद पर खड़ी होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जनरली जो भी हुक्मरान आए, उन्होंने जिस तरीके से भी तोशा खाने से, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने नेकलेस लिया, किसी ने घड़ी ली, ये सारी चीज़ें, चाहे उसकी वो जवाब पेश करते रहो कि जी कानून इजाज़त देता है, लेकिन मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, मुझे ये ज़ेब ही नहीं देता कि मैं उससे कोई चीज़ लूँ। आप पब्लिक ऑक्शन कर दें, लोगों को आके लेने दें, दूसरे लोग जो साहिब हैसियत लोग हैं वो आकर लें, लेकिन अपने ऊपर ये अखलाकी जो है पाबंदी लगानी चाहिए हुक्मरानों को कि आपने ये नहीं लेना। और अगर इमरान खान साहब ने तो अखलाकियात की बुनियाद के ऊपर इस सियासत की ना। देखिए फरीद, मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करूंगा। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि जिन्होंने दावे किए, जिन्होंने जो भी किया, मैं तो एक सीधी सी बात करता हूं, अगर इमरान खान ने जो कहते हैं वो कि उन्होंने किसी तरीके से भी वो घड़ी लेके बेची थी, मेरा ख्याल है उसकी रकम उन्हें वापस करनी चाहिए। इसी तरीके से बाकी लोगों ने भी, अगर उनमें थोड़ी सी सियासी अखलाकियात हैं, तो उन्होंने जो चीज़ें तोशा खाने से ली हैं वो उसको वापस कर दें। वो बेच दी हैं अगर, तो उसकी रकम वापस कर दें। हमें कहीं ना कोई मॉरल पॉलिटिकल स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, वरना ये पैगाम जनरली जाएगा। आप इमरान खान को आज अक्यूज़ कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को अक्यूज़ करते हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को अक्यूज़ करते हैं, वो उससे पहले वाले हुक्मरानों को अक्यूज़ करते हैं। तो हम एक्यूजिशन और काउंटर एक्यूजिशन में चले जाएंगे, लेकिन कोई अगर इखलाकी स्टैंडर्ड तय करना है तो तय ये करना होगा कि तोशा खाने में अगर कोई गैर मुल्की चीज़ आपको गिफ्ट की जाती है तो वो अवाम में तो आप नीलाम कर सकते हैं, अवाम में, लेकिन आपको उसको अपने पास रखने का या उसे बेचने का जवाब नहीं होना चाहिए। बड़े अहम आपने ये बात की है मजहर अब्बास साहब, स्टैंडर्ड, लेकिन वही बात है मुतय्यन कौन करे। लेकिन जब वो सीट मिलती है, अब खान साहब का एक शॉट मेरे पास है, क्लिप है, ये उस वक्त का है जब वो वजीर आजम नहीं बने थे, यानी वो अखलाकियात, वो स्टैंडर्ड्स उस वक्त की वो बात करते थे, अखलाकियात का वो मयार भी सेट उन्होंने किया था, वो बात करते थे, जो उन्होंने जिस बयानिए के ऊपर अपनी सियासत की, लेकिन फिर हर उस चीज के ऊपर गलती भी की, गलती का एतराफ भी किया, यू टर्न भी लिया। वो क्या बात थी, ये क्लिप क्या है, जरा आपको दिखाते हैं, आप खुद ही सुने, देखे भी, फिर आके बात करते हैं। इस्राइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है, और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ही सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। अमीर अब्बास साहब, मजहर अब्बास साहब ने जो बात कही, बड़ी अहम बात है कि अखलाकियात का कोई मॉरल ग्राउंड स्टैंडर्ड सेट करना होगा। खान साहब का ये जो क्लिप है, ये उस वक्त है जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस वक्त वो अखलाकियात की उस मयार के ऊपर वो बातें करते थे, उन्होंने इसराइली प्राइम मिनिस्टर का भी रेफरेंस दे दिया। लेकिन जब आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, 3.5 साल का वक्त गुजार लिया, तो फिर वो आज कहते हैं मेरी घड़ी और मेरी मर्जी। बहुत शुक्रिया फरीद साहब। देखिए 3-4 बातें करूंगा और आपने मुझे थोड़ा वक्त देना है। जनाब, सबसे पहले यही से शुरू कर लेते हैं, ये जो
इसराइली वज़ीर आज़म का आपने सुनवाया। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म का केस और इमरान खान का केस 180 जाविये पर मुख्तलिफ केस है। एक होता है सेब और माल्टे का कंपैरिजन, जिसको एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन कहते हैं, वो भी शायद हो सकता है, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू पर इल्जाम यह था कि उन्होंने किकबैक्स के तौर पर तोहफे वसूल किए, उन्होंने तोहफे वसूल किए रिश्वत के तौर पर, उन्होंने तोहफे वसूल किए दोस्तों की तरफ से ताकि कल को वो उन दोस्तों को नवाजें। इमरान खान अगर कोई ऐसे तोहफे वसूल करें दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो तो आएंगे फिर बिन्यामिन नेतन्याहू वाले कैटेगरी में। जो इमरान खान ने तोहफे वसूल किए वो सरकारी तोहफे हैं, जिसको वसूल करने का जो अभी हमारे पास हाजिर कानून है तोशा खाने का, उस कानून के तहत हर हुक्मरान हक बजानिब है कि वो तोहफे वसूल करे। ठीक। लिहाजा इमरान खान साहब के केस का और बिन्यामिन नेतन्याहू के केस का सिरे से कोई मुवाजना नहीं, सिरे से। अच्छा, कंपैरिजन तो है नहीं, हम तो बात करें अखलाकियात के ऊपर, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर है। बिल्कुल आपको देखिए अखलाकियात का भी एक कोई पैरामीटर होता है ना जिसमें आप मुवाजना करते हैं। अखलाकियात का पैरामीटर तय करना पड़ेगा ना। जो तोशा खाने के अखलाकियात का मयार है वो मुख्तलिफ है, उसमें भी मैं बात करता हूं, लेकिन जो आपने केस का मुवाजना किया, मैं करूं केस का कोई मुवाजना नहीं। अब आ जाए तोशा खाने के ऊपर, मेरी जाती राय यह है कि इमरान खान साहब ने इस कौम को इंतहाई मायूस किया तोशा खाने से फायदा उठाकर। इमरान खान को चाहिए था कि वो आते साथ तोशा खाने पर मबनी इस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को, ये इस कानून को मैं एक लानत समझता हूं जमहूरियत के अंदर। ये बादशाहत होगी तो ये कानून चल सकता है, कोई शेखडम हो तो चल सकता है, कोई फीफडम हो तो चल सकता है। डेमोक्रेसी के अंदर मैं समझता हूं ये कानून एक लानत की हैसियत रखता है। ये एक कालक है जमहूरियत के मुंह पर कि आप सरकार को जो तोहफे मिलते हैं वो चंद मुट्ठी भर लोगों को, जो 20, 30, 40 हुक्मरान तबका है, वो आपस में उसकी बंदरबांट करता है, खुद ही उसकी कीमत मुतय्यन करता है, खुद ही उसका हिस्सा लेता है कि इतने % देके मैं लूंगा, खुद ही कानून बनाता है, खुद ही बेनिफिशरी है। उसूली तौर पर तो इमरान खान साहब को इस कानून को बयक जुम्बिश कलम खत्म कर देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जो उनके किरदार की कमजोरी को जाहिर करता है, जो उनके उसूलों की पायमाली को जाहिर करता है। सो मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इसके ऊपर। और सवाल भी अमीर अब्बास साहब, सवाल भी उनसे इसीलिए ही हो रहे हैं क्योंकि बाकी जमातों के ऊपर तो वो जो तनकीद करते रहे, जो बात करते रहे, उन्होंने खुद अखलाकियात के स्टैंडर्ड सेट किए। बिल्कुल सही। देखिए ना, जो शख्स बड़ी बड़ी बातें करेगा उसकी खिंचाई भी उतनी होगी, फिर उससे सवाल भी उतने होंगे। ना करें आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, आपने की है तो फिर जवाब देना पड़ेगा। अब आ जाए जो इमरान खान साहब का केस है, एक तो ये होना ही नहीं चाहिए ये तोशा खाना। और इमरान खान ने, देखिए ना, एक लीडर निकला 26 साल जिद्दोजहद, मैं ये करूंगा वो करूंगा, सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी बनाऊंगा, स्कैंडिनेविया बना दूंगा। वो रास्ते में छोटे छोटे जो कंकर आते रहे, वो उन छोटे छोटे कंकरों से ठोकर खा के ओंधे मुंह गिरता रहा। ये छोटा सा कंकर था ना तोशा खाना, इतने बड़े किरदार में छोटी सी झोल दिखाई इमरान खान ने। आज के दिन तक वो आपके प्रोग्राम में रुस्वा हो रहे हैं, सवाल कर। और रियासत मदीना का दावा करने वाले ये क्या कह सकते हैं कि मेरी घड़ी और मेरी मर्जी? अगर रियासत मदीना की बात करें तो वहां तो अकाउंटेबिलिटी। देखिए फरीद, कुछ चीजें देखिए, हमें कुछ चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना है। अव्वलन तो ये होना ही नहीं चाहिए ना कानून। मैं तो सिरे से इस कानून की मुखालफत कर रहा हूँ, मैं कंडेम कर रहा हूं इमरान खान को कि उन्होंने इस कानून को बरकरार क्यों रखा। अब चूंकि कानून मौजूद है, उन्होंने उस कानून से फायदा उठाया, वो गैर कानूनी फायदा नहीं उठाया उन्होंने। वो जो घड़ी उन्होंने ली वो उस कानून के तहत ली। हाँ, अगर कोई टेक्निकली उसमें कोई वायलेशन किया उन्होंने, गिवन लॉ की, रिटन लॉ की, वो तो होगी वायलेशन। लेकिन जब उन्होंने एक चीज खरीद ली तो फरीद फिर तो उनकी प्रॉपर्टी हो गई ना। फिर उसको कैसे हम कह सकते हैं कि भाई तुमने पैसे देके खरीदी है, अब तुम सारी जिंदगी ये बेचोगे नहीं, या इसको तुम इस्तेमाल भी करोगे। अच्छा, मैं आपकी इस बात के ऊपर, अगर मुझे आप इजाजत दें, मुझे ब्रेक की कॉल हो रही, मैं आपसे इसी बात के ऊपर आऊंगा, फिर मजहर अब्बास साहब से भी इस पर बात करूंगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, एक कमिश्नर ब्रेक मैंने लेनी इस टाइम पे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीर अब्बास साहब, आप बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा, मैं फिर मजहर अब्बास साहब की तरफ आता हूं। जरा आप ये कह रहे थे कि खान साहब को चाहिए था वो कर, अगर वो चाहते तो ये तोशा खाने वाले मामले को बदल सकते थे, तो इस पर मैं लूंगा, लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए कि चले टेक्निकली नहीं, लेकिन ये जो बात वो कर रहे हैं, अगर सवाल उनसे उठ रहा है और वो ये बात कर रहे हैं कि मेरी घड़ी और मेरी मर्जी,
तो ये डेमोक्रेसी में तो नहीं होता, इसका तो स्ट्रेट मतलब ये है भाई जो करना है कर लो, मेरी मर्जी थी मैंने बेची थी। नहीं नहीं, देखिए उसमें माजरत के साथ मैं यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आपसे फरीद। देखिए दो चीजें, अगेन अगेन इसमें दो चीजें, देखिए एक है ऑब्जेक्टिवली देखना, एक है सब्जेक्टिवली देखना। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आप घड़ी के बेचने के ऊपर सवाल उठाना एक और है, और जो खान साहब ने कहा वो एक मुख्तलिफ बात। घड़ी जो उन्होंने बेची, कानूनी तौर पर पाकिस्तान के तोशाखाने के कानून में कहीं मुझे कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि आप बेच नहीं सकते कानूनी तौर पर। जब आपने कीमत अदा करके कोई चीज खरीद ली तो वो अब आपका हक की मिल्कियत है उसके ऊपर, अब आप मालिक हैं उसके, मुख्तार हैं उसके। आप चाहे उसको बेच दें, चाहे उसको तोहफतन किसी को दे दें, चाहे घर में सुवीनियर के तौर पे सजा के रख दें। जो उन्होंने बेची घड़ी, आप आगे वो जिसको भी बेची, दुबई में बेची या F7 इस्लामाबाद में बेची, जिसको भी बेची तो बता देना कि इसमें कौन सा हर्ज है, अगर वो बता दे किसे बेची है। यही तो सवाल हो रहे हैं कि भाई आप बता दें आपने किसे बेची है। जी जी, उनको बताना चाहिए, बिल्कुल छुपाने की क्या बात है। अगर आपने बेची है और आप कह रहे हैं कि बेची, तो छुपाने की क्या जरूरत है। देखिए उस पर भी हम अखलाकी सवाल उठा सकते हैं कि एक तोहफा था, उसको बेचना नहीं चाहिए था, कानूनी सवाल नहीं। अब जो खान साहब ने कल परसों में बात कही कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, देखिए उन्हीं की, इसमें कोई शक है कि उन्होंने वो कीमत अदा करके नहीं ली? या तो हम साबित करें सबसे पहले कि उन्होंने कीमत अदा करके नहीं ली, उन्होंने जालसाजी से ली, फिर तो सिरे से क्राइम वहां से शुरू हो जाएगा ना कि आपने ली किस तरह से। जब उन्होंने वो खरीद ली तो अब उनकी मर्जी है यार, एक है आपकी कार, एक है मेरी कार। आपकी कार के ऊपर अगर मैं ये कहूं कि मेरी कार मेरी मर्जी, तो आप कहें कि भाई कहां से तुम्हारी कार मेरी मर्जी है, तो तुम किसी और की चीज पर कह रहे हो। मेरी गाड़ी है, मैंने खरीदी है, तो मैं कह सकता हूं ना कि मेरी कार मेरी मर्जी। तो जब खान साहब ने खरीद ली, कीमत अदा कर दी, तो वो उनकी मिल्कियत हो गई। अब वो ये कह सकते हैं कि भाई मैं रखूं, मैं अपने बेटों को विरासती इंतकाल में मुंतकिल कर दूं कि मेरे बेटे रखेंगे, मैं बेचूं तोहफा, ये उनका राइट है। चले इसके ऊपर सवाल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये उनका राइट है। मतलब अब्बास साहब आपकी इजाजत है, मुझे मेहर बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ जरा आता हूं, फिर आपकी तरफ आ जाऊंगा। मेहर बहुत शुक्रिया आपका। ये सवाल जायज है, यानी बहुत सारे जो सवालात उठ रहे हैं उसमें, और घड़ी वाला जो मामला है जिस पर खान साहब का ये जवाब आया कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, तो आप समझती है कि ये जो जवाब उन्होंने दिया है बिल्कुल ठीक है, यही जवाब देना चाहिए था उन्हें? देखिए, जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी कि कभी इमरान खान साहब को इस इशू पे जवाब देना भी पड़ता। इतने हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट कर दिए थे कि और इतने बड़े कद काट के वो अपने अंदर ही, अगर आप सियासत से ना देखें एज ए सेलिब्रिटी, एज ए स्पोर्ट्समैन, वो इतने बड़े कद काट की शख्सियत थे कि उनको जरूरत नहीं थी इस तरह की घड़ियां और पेन और जो फहरिस्त है निकली, इन चीजों को इस तरह खरीदने की औने पौने दामों हमेशा ही तनकीद करते आए। तो मुझे तो इस बात के ऊपर दुख हुआ कि इमरान खान साहब को जरूरत ही क्यों पड़ी ये करने की begin with। मगर अगर एक दफा ये कर दिया, क्योंकि इस में सभी ने हाथ साफ किए हैं, सभी ने औने पौने दामों, बल्कि इस 25% से भी कम में BMW से लेके मर्सिडीज लेके घर के कालीनों से लेके कपलिंग से लेके इतनी लंबी फहरिस्त है। क्या आमिर, क्या आपका इम्पोर्टेड वजीर आजम, क्या आपके सिविलियन बराए रास्त मुंतखब वज़ीर आज़म, हर किसी ने ये काम किया है। और बल्कि और कम ना कि सिर्फ कीमतों पे, बल्कि रूल्स को रिलैक्स करके, रिलैक्स करवा के रूल्स, तो रजा गिलानी साहब के रूल्स रिलैक्स कराए गए थे नवाज शरीफ साहब के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि उस तनाजुर में आप देखें तो ये बिल्कुल एक यूजलेस डिस्कशन है। हमारे मुल्क के मसाइल हैं, इतने बड़े बड़े इशूज हैं, और हम किस इशू में पड़ जाते हैं। उनकी बात दुरुस्त है, एक दफा उन्होंने खरीदी, या तो फिर आप ये डिमांड करें कि कानून साजी कर सकते कि कोई कुछ ना खरीद सके, और अगर खरीदे तो फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू तो खरीदे, या तो फिर खरीदे ही ना। आपके पास नरेंद्र मोदी की भी मिसालें हैं दुनिया में, जैसे सब कुछ खरीद के उसके ह्यूमैनिटेरियन काम कर दिया। आपके पास हिलरी क्लिंटन की, लेकिन आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेसर के अंदर जो है वो बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि उसके अंदर वो खाना काबा बना हुआ था, उसका जो तकद्दुस है, वो कहते हैं जनाब कि कोई इसे ऐसे बेचे। बातें तो ना करे ना, बराए मेहरबानी, इधर दीन की बातें और इधर टीचिंग कोई ना करे तो अच्छा होगा। इस हायर पेडेस्टल के ऊपर बैठ के और मजहब की बातें, इनमें से कोई भी करता अच्छा नहीं दिखाई देता, बल्कि हम में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा एक जाती मामला है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा अब ये बना लिया, खरबा बना लिया है सियासत करना, मजहब की बुनियाद पे कार्ड का इस्तेमाल करना। जब आप करें, और मुझे आज बड़ा तशवीश हुई कि वज़ीर आज़म साहब आज फिर बैठ के, उनकी अपनी जमात के अंदर कितने लोग हैं सीनियर सियासतदान, गोलियां खा चुके हैं, इंक अपने ऊपर फेंकवा चुके हैं, जूते खा चुके हैं, बावजूद इसके आज भी वो मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं खाना काबा की तस्वीर बनी थी, इसके दीन के खिलाफ ये काम किया। बहुत मुझे तशवीश हुई है सुनकर। हम कभी नहीं सीखेंगे, हम सीखने वाली कौम ही नहीं है। तो मैं इस हद तक तो इत्तेफाक करती हूँ इमरान खान साहब से कि
अगर रूल्स के मुताबिक नहीं तो उनकी मल्कियत, उनकी मर्जी, वो बेचें या उसको अपने किसी मुलाजिम को दे दें या उसको ऑक्शन करा दें या किसी म्यूजियम में रखवा दें या खुद तान के फिरें, तो उनकी मर्जी। अगर अच्छा तो ये तो होता कि इमरान खान साहब को जरूरत ही ना पड़ती कि तोशाखाना से कुछ लेते। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आप मुझे बताइए सर कि खान साहब की ये वाली बात जो कि मैंने इब्तदाई में भी ये कही है कि घड़ी पर बात करने वाले महंगाई पर सवाल क्यों नहीं उठाते, तो आप क्या समझते हैं? खान साहब की ये बात दुरुस्त है, जबकि आज इसहाक डार साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं मुल्क किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा। फिर साथ साथ लगे हाथ उन्होंने ये भी बता दिया कि डॉलर कहाँ जा रहा है, उसकी स्मगलिंग हो रही है, गंदम की स्मगलिंग हो रही है, खाद की स्मगलिंग हो रही है। तो एतबार करें हुकूमत के ऊपर, किस बात पर एतबार करें, किस पे ना करें? देखिए, महंगाई हमारा इशू है, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा इशू है। पिछले 10 साल से मैं हर हुक्मरान से ये सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में आबादी बढ़ी नहीं पाकिस्तान की। हमारा सेहत इशू है, हमारा एजुकेशन इशू है, हमारा पीने का साफ पानी इशू है। लेकिन मैं वज़ीर आज़म को क्या कहूँ, अपोजिशन को क्या कहूँ, हम आप क्या कभी इन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं? हमारे लिए ये इश्यूज़ मैटर ही नहीं करते। जो इश्यूज़ जिसकी वजह से पाकिस्तान कोलैप्स हो रहा है, वो इशू हमारे लिए मैटर नहीं करते। यानी आबादी का जिस तेज़ी से बढ़ाव देखा जा रहा है, कोई एक प्रोग्राम बताएं जो इस इशू के ऊपर हुआ हो। पाकिस्तान में तालीम, आपका कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आते ही नहीं। कोई बताएं प्रोग्राम के इस इशू पे हुआ हो। आपकी सेहत की सूरत हाल इतनी बुरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टैंडर्ड ख़राब है, प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते। हम करते हैं इस पे डिस्कस, तो ये इश्यूज तो हैं हमारे। लेकिन ये बताएं कि इमरान खान जब ये बात करते हैं तो इमरान खान पिछले 6-7 महीने में जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें इन इश्यूज को डिस्कस किया है इन्होंने। देखिए मजहर अब्बास साहब, इन इश्यूज पे डिस्कस करने के बजाय पाकिस्तान में तो डिस्कस हो रहा है अख्तर लावा। नहीं तो हम और आप बना रहे हैं ना नैरेटिव। ये जो 7 से 11 बजे तक के प्रोग्राम्स होते हैं, ये बताएं ना 7 से 11 तक के प्रोग्राम में ये इश्यूज हम क्यों नहीं उजागर करते? इसलिए कि लोग नहीं देखते हैं। सर वो उस पे भी आ जाएगा कि मेरा प्रोग्राम मेरी मर्जी। मुझे तो लग रहा है ऐसी कोई बात आपके बात के बाद फिर हम पर्सन स्पेसिफिक हमें नहीं होना चाहिए। ये हर का मसला है, ये किसका मसला नहीं है। पाकिस्तान के कोई एक सियासतदान बताएं, या इवन मैं तो अपने आप को इसको अकाउंटेबल कर रहा हूं ना, अपने आप को। आज फरीद इदरीस तोशाखाना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? मेहर इन इश्यूज को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? या अमीर अब्बास इन इश्यूज को, या हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, हम नहीं करते इन इश्यूज को डिस्कस, क्योंकि हमें टीआरपी का इशू आ जाता है। हमें मसला है, व्यूअर्स से भी ये बात की जाती है कि भाई आप इन इश्यूज को जो है देखेंगे तो हम इन इश्यूज को उजागर करेंगे। हमने एक ओवरऑल वो बनाया हुआ है कि शॉर्ट टर्म इश्यूज को हम डिस्कस करते हैं। आज तोशाखाना डिस्कस करेंगे, कल चौधरी परवेज इलाही डिस्कस करेंगे, फिर इमरान खान, फिर आसिफ जरदारी, फिर शहबाज शरीफ। ये हमारे शोज के जनरल थीम हमारे शो का होगा, या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। तो मेरा जब वजीर आजम ये बात कर रहे हों तो वजीर आजम थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि उनके कैबिनेट का साइज कितना है। उनके पास क्या कोई ऐसा एडवाइजर नहीं है कि जिसकी वजह से उनको 75 के करीब की कैबिनेट बनानी पड़ती है? 1-1.5 साल की हुकूमत में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी काबीना बनाना, इसकी कोई लॉजिक, कोई मंतक नजर आती है इस चीज की उसमें? और किसी भी और जिसमें पॉलिटिकल पार्टी अभी इलेक्शंस होंगे तो आप मंशूर देख लीजिएगा, ऐसे खूबसूरत मंशूर होंगे कि जिसके क्या कहने। और उसके बाद जब हुकूमत मिल जाएगी तो आप बिल्कुल उसी स्टेटस को से जाएंगे। तो मेरा ख्याल है हमें अपनी डायरेक्शन को सेट करने की ज़रूरत है। महंगाई बहुत बड़ा इशू है हमारा। महंगाई किस तरह कम होगी हम में से किसी को नहीं पता। हम शैलो बातें करेंगे, लेकिन असल चीज़ ये कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक गवर्नेंस से है। आपके यहाँ गवर्नेंस चाहे मरकज़ में हो या सूबों में हो, उसकी हालत यह है कि टोटली आपकी जो नौकरशाही है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो टोटली करप्ट है।
उनको ये इश्यू ही नहीं है उनको कि कहाँ चीज़ें कंट्रोल करनी है कहाँ नहीं करनी है। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल हम डायरेक्शनलेस हैं। तो चाहे आप इस गवर्नमेंट को ले लें, आने वाली गवर्नमेंट को ले लें, पिछली हुकूमतों को ले लें, आपको कहीं भी अच्छी गवर्नेंस की मिसालें किसी ठीक सूबे है, में। यानी आप ये कह रहे हैं डायरेक्शन लेस है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे हमारे साथ। एक बार फिर खुश आमदीद। बात करेंगे मजहर अब्बास साहब, मेरे साथ मौजूद है अमीर अब्बास और मैं बुखारी साहब। कि सर ये तो आपने एक ऐसी बात कर दी कि अगर सब डायरेक्शन लेस हैं, कोई समत ही नहीं है, तो अमीर अब्बास साहब अगर समत नहीं है तो फिर जो बात आज इसहाक डार साहब कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा, आप समझते हैं कि आपके नजदीक भी क्या ये डायरेक्शन लेस मामला चल रहे हैं? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन के बगैर तो हासिल नहीं हो सकता। संभाल पाएंगे ये डिफॉल्ट करने वाली जो बात है, इस पर हम एतबार कर सकते हैं? फरीद, मैं 100% नहीं 110% मजहर साहब से इत्तेफाक करता हूँ, 110%। और वो जो मुनीर न्याजी ने कहा था ना कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हर हुकूमत की आप देखें फुर्तियां चालाकियां, इमरान खान साहब ये उससे पहले, और इनकी तेज हरकत, लेकिन मंजिल 0/0, तब्दीली 0/0। अमीर अब्बास साहब होगा क्या फिर? 0/0, तरक्की 0/0, इस्लाहात 0/0। कोई एक डिपार्टमेंट मुझे आप बता दें। एक जमाने में हम तारीफ किया करते थे मोटरवे पुलिस की कि वो एक डिपार्टमेंट की ऐसा आया जिसकी दुनिया में मुख्तलिफ सर्वेज में, रेटिंग्स में उसका जिक्र आता है कि ये बड़ा साफ शफाफ इदारा है। कोई एक इदारा आप खड़ा कर सके इस मुल्क के अंदर जिसकी तारीफ करें, कोई एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान, कोई विजन, कोई हुकूमत आपके तो सामने। अमीर अब्बास साहब फिर होगा क्या? अगर ये मामलात हैं तो होगा क्या? एतबार करें इस हुकूमत की बातों के ऊपर कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। देखिए, ये हुकूमत जो है, इसने चूंकि पंगा लिया था इमरान खान साहब को निकालने का, अब ये भुगते। अब ये फनकारियां ना करें कौम के सामने आके कि जी वो ये करके गया था और वो करके गया था। आपको जवाब देना है। अगर वो करके गया था तो वो अपने वजन तले गिर रहा था ना, उसको गिरने देते। आपने क्यों ये कहते हैं जी वो हमारे लिए वो बिछा कर गया है बारूदी सुरंगें। भाई वो अगर बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था तो वो खड़ा था ना उन बारूदी सुरंगों पर। जब वो फटती तो वो मारा जाता सियासी तौर पर। आपने क्या किया? आपने क्या, खान साहब जरा आप अपनी टांग हटाए ना, आपने अपनी टांग साइड पे कर दे, हम उन बारूदी सुरंगों पर अपनी टांग रखेंगे। अब फटेंगी तो आपको फटना चाहिए ना, फिर पंगा आपने लिया। ये देखिए, हमें एक उसूल तय करना पड़ेगा। फरीद, जब हैरी एस ट्रूमन सदर बना अमेरिका का, तो उसने एक उसूल बना दिया। ओवल ऑफिस में उसके मेज के ऊपर एक तख्ती लिखी होती थी। उस तख्ती पर कंधा था, द बक स्टॉप्स हियर। मैं हूं अमेरिका का सदर, आइंदा से हर स्याह सफेद का जवाब दे मैं हूं। रूजवेल्ट से ना पूछा जाए कि उसने क्या किया था, जॉर्ज वाशिंगटन से ना पूछा जाए उसने क्या किया था, या अब्राहम लिंकन से ना, मैं बस सदर हूं, मैं जवाब दूं। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? जो आता है वो कहता है फलां से पूछो, फलां से पूछो। भाई 8 महीने हो गए, 8 महीने आपको, बल्कि 8.5 महीने हो गए। आप सारे तजुर्बाकार लोग हैं। सर तजुर्बा सुनिएगा एक लम्हे के लिए। शहबाज शरीफ 12.5 साल का वजारत आला का तजुर्बा, 12.5 साल। पंजाब की वजारत आला दुनिया के कई मुल्कों की वजारत उज़्मा के बराबर है। इसी हुकूमत की हिस्सा पीपल्स पार्टी 15 साल से मुसलसल सिंध की वजारत आला का तजुर्बा, 4 दफा की वजारत उज़्मा का तजुर्बा। सरदार अख्तर मिंगल इनके इत्तेहादी बलूचिस्तान के वजीर आला रहे, वजारत आला का तजुर्बा। एमक्यूएम इनके इत्तेहादी 3600 दफा इक़्तिदार में आई, तजुर्बाकार। एएनपी इनके इत्तेहादी साहिब इक़्तिदार रही। तो इसका एक जवाब आ जाएगा ना अमीर अब्बास साहब, मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। नहीं, ये नहीं हो सकता। सॉरी, ये नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। हुकूमत हमने आपको दी, अवाम ने दी है। ये नहीं हो सकता कि आपकी हुकूमत आपकी मर्जी। आपको जवाब देना पड़ेगा। ये हुकूमत अमानत है, ये हक के मिल्कियत नहीं है इमरान खान की घड़ी भाई साहब। ये अमानत है। इक़्तिदार आइन कहता है कि इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है और ये मुंतकिल हुआ है अवाम के नुमाइंदों की तरफ बतौर अमानत। आप अमीन है इसके, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये हक के मिल्कियत नहीं है। ये कोई तोशा खाने की कीमत अदा करके हुकूमत ही खरीद ली आपने। आपको जवाब देना पड़ेगा। अब दुनिया में जो अकाउंटेबिलिटी है उसका तस्वुर तब्दील हो चुका हुआ है। ठीक हो गया। चले मैं आपकी इसी बात के ऊपर, क्योंकि मैंने कंक्लूड करना है। मेहर अगर आप मुझे सुन रही हैं, मुझे बता दीजिए जो अमीर अब्बास साहब कर रहे हैं कि जनाब ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गए इमरान खान साहब, तो जो मौजूदा हुकूमत है उनको किसने ला के खड़ा किया? उनको क्या जरूरत पेश आ गई कि इन बारूदी सुरंगों पर उनको हटाएं और खुद आके खड़े हो जाएं? पहले तो फिर आप देखते थे कि पहले आप लोगों के बयानिए
खरीद भी लेते थे, मान भी लेते थे। अब इमरान खान साहब से लेके चाहे ये सारी सियासी जमातें हों, कौन कितने पानी में है अब आम बखूबी जानते हैं। किसमें सलाहियत की का फुकदान है, किसमें कैपेसिटी का फुकदान है, किसमें नीयत का ही फुकदान है सिरे से। ये सब कुछ अब ठीक हो गया। मैं बिल्कुल मेहर आपने जो बात की इसी चीज को मजहर साहब की तरफ ले जाता हूं। मजहर साहब, वन लास्ट मिनट, और मुझे आप बता दीजिए, जिस तरह से मेहर फरमा रही हैं कि जनाब रियासत बचाने नहीं अपने केसेस बचाने के लिए आए, तो फिर रियासत का क्या होगा, मईशत का क्या होगा, डिफॉल्ट ना होने की जो बात की जा रही है उसका क्या होगा? आप देख क्या रहे हैं, क्या आपको नजर क्या रहा है आगे चल के? नहीं, ये तो मैं खैर मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि अदम एतमाद की तहरीक का जो फैसला था उसकी आप आज जो भी जवाब पेश करें, लेकिन वो सियासी तौर पे गलत फैसला था। और उसका जो नुकसान हुआ, क्योंकि ना आपसे मईशत संभल रही है, ना आपसे सियासत संभल रही है, और ना आपसे रियासत संभल रही है। तो कोई भी तीन चीज़ों में से एक बता दें जो आपसे संभल रही हो। जो सूरत हाल रही पिछले 7-8 महीने में वो हमारे सामने है। सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम रहा, माशी तौर पे अदम इस्तेहकाम रहा, जो कानून साजी करनी थी वो डायरेक्ट मफादात का टकराव था। अपने मुकदमात आपके ख़त्म हुए, ज़्यादा बेहतर होता कि उन मुकदमात को लड़कर आप ख़त्म करवाते, तो ज़्यादा यानी आप ये कह रहे हैं कि बाई चॉइस इस बारूदी सुरंग पे ये हुकूमत खुद खड़ी हुई? नहीं, मुझे तो वो बारूदी सुरंग नहीं नजर आती, आपको नजर आती होगी, मुझे तो नहीं नजर आती। इमरान खान अनपॉपुलर हो रहे थे, बारूदी सुरंग कहां से आ गई? इमरान खान जो है वो अगर किसी को अपॉइंट करना भी चाहते थे अपनी पसंद से, तो क्या आपकी सियासी जद्दोजहद खत्म हो जाती? क्या उसके बाद अगर वो अपॉइंट हो जाते क्या होता? क्या इससे पहले जो लोग अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने एडवेंचर किए हैं, तो क्या उनको तारीख याद रखती है? और याद रखती है तो किन नामों से याद रखती है? तो मेरा ख्याल है इसका मकसद वो नहीं था, वो खौफ नहीं था, मकसद सीधा सा था। लड़ाई कहीं और हुई थी, पीडीएम इस्तेमाल हुई उस लड़ाई में, और उस पीडीएम के नताइज जो है वो आज ये कहकर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी हमने रियासत बचाई है, सियासी कीमत अदा की है। तो बचा तो कुछ भी नहीं उस लिहाज से, क्योंकि रियासत की हालत भी बुरी है, मईशत की हालत भी बुरी है, सियासत की हालत भी बुरी है। तो मेरा ख्याल है आपके मुकदमे जरूर खत्म हुए, लेकिन सियासत बची या नहीं बची ये तो अभी इलेक्शन में पता चल जाएगा। ठीक हो गया। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। अमीर अब्बास साहब और मेहर बुखारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए।